हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का वीआर क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था और आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के ऊपर, जहां पर हम लोगों ने पार्ट 1 में हड़प्पा सभ्यता, उसकी विशेषताएं, कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, बेसिक जानकारी हम लोग प्राप्त कर चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है नगर नियोजन। यानी हड़प्पा सभ्यता जो था, ठीक है, इसका नगर नियोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पूर्व तथा पश्चिम दो टीलों में बटा हुआ था। यानी जो हड़प्पा जो था ना, ये दो टीलों में क्या किया हुआ था, बटा हुआ था। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। ठीक है, देखो, नगर नियोजन, नगर नियोजन, अगर हम नगर नियोजन की बात करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम क्या किसकी बात करेंगे, नगर नियोजन की बात करेंगे, नगर नियोजन की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता जो है ये कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, एक का नाम क्या था? एक का नाम था आपका पश्चिमी टीला और दूसरे का नाम क्या था? पूर्वी टीला। ठीक है, एक का नाम था आपका पश्चिमी टीला, ठीक है, टीला, और दूसरे का नाम क्या था? पूर्वी टीला। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के दोनों जो टीले थे ना, ये बने हुए थे, है ना। पश्चिमी टीला को दुर्ग कहा जाता था। याद रखिएगा, पश्चिमी टीला को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर कहा जाता है कि पुरोहित वर्ग के जो लोग थे उस समय हड़प्पा सभ्यता में सबसे ऊंचा जाति हो सकता है कि पुरोहित को माना जाता था। तो यहाँ पर कौन लोग रहते थे? तो पुरोहित लोग रहते थे। कौन सा लोग रहते थे? पुरोहित, है ना, पुरोहित लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, अच्छा, ये कैसा था? तो देखिए, ये था आपका छोटा, ये क्या था? छोटा था। जो पश्चिमी टीला था, ये क्या था? ये था छोटा, ये था आपका छोटा था। लेकिन ये कैसा था? लेकिन ये ऊंचा था। लेकिन ये क्या था? ऊंचा था। छोटा था लेकिन क्या था? ऊंचा था। अगर वहीं पर हम बात करेंगे पश्चिमी टीला का, तो इसका दुर्गीकरण भी किया गया था। दुर्गीकरण समझते हैं ना, इसके चार दीवारों को बाउंड्री किया गया था। मतलब चार दीवार इसके जो बाहर है ना, सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि यहाँ पर उस समय के जितने भी बड़े बड़े जो लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, ये सब के सब पश्चिमी टीला में रहते थे, है ना। इसका दुर्गीकरण भी किया गया था। इसका क्या किया गया था? दुर्गीकरण किया गया था। ये छोटा था लेकिन ऊंचा था। ठीक है, बाढ़ की वजह से इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। वहीं पर अगर हम पूर्वी टीला की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर साधारण लोग रहते थे। कैसा लोग रहते थे? साधारण लोग यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, ये कैसा था? तो ये था आपका बड़ा, ठीक है ना, बड़ा था लेकिन क्या था? लेकिन ये क्या था? नीचा था। ठीक है, बड़ा था लेकिन क्या था? नीचा था। ठीक है, यानी जनसाधारण लोग जो रहते थे, ये आपका पूर्वी टीला में रहते थे, और जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते थे। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले दुर्ग, पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। यानी जो पश्चिमी टीला था, मैंने अभी आपको बताया कि जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पर क्या था? यहाँ पर दुर्ग था। यहाँ पर क्या था? दुर्ग था। देखिए, दुर्ग में संभवतः शासक वर्ग रहते थे। यानी यहाँ पर भी अनुमान लगाया गया है कि जो दुर्ग वर्ग थे, यहाँ पर क्या रहते थे? शासक वर्ग के लोग यहाँ पर दुर्ग में रहते थे। ठीक है ना। दुर्ग के बाहर निचले स्तर पर ईंटों के मकानों वाला नगर बसा हुआ था, जहां पर सामान्य लोग रहते थे। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि देखिए, जनसाधारण लोग कहां पे रहते थे? तो पूर्वी टीला में रहते थे, और जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे। चलो आगे बात करते हैं नगर नियोजन की विशेषताएं। आखिर हड़प्पा सभ्यता का जो नगर है ना, ये आखिर इतना अच्छा क्यों है? ये वेल डेवलप्ड जो मतलब शहर है, ये उस जमाने में क्यों था? क्योंकि यहाँ की सड़कों से हमें पता चलता है कि ये एक बहुत ही, है ना, अच्छी तरीके से इसका योजनाबद्ध तरीके से इसको बनाया गया था। जल निकासी प्रणाली को देख करके हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो ये शहर था, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया था। और इसका स्नानागार की बात करेंगे या फिर अन्नागार की बात करेंगे, ईंट की बात करेंगे, तो ठीक है, ये सब के सब हम आगे पार्ट में देखेंगे। चलो एक एक करके हम क्या करते हैं, इन सभी चीजों को देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सड़क व्यवस्था यानी यहाँ की जो सड़क है ये कैसा था। देखिए, सड़क समतल एवं चौड़ी थी। सड़क क्या थी? समतल थी और चौड़ी थी। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है आपका हड़प्पा सभ्यता की सड़कें। देखो ये सड़कें कैसा है, एकदम बिल्कुल समतल है। क्या है? एकदम सीधी लाइन है, बिल्कुल समतल है, और यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर क्या करती है, ये काटती है। यानी यहाँ की जो सड़कें हैं ये एक दूसरे को समकोण पर क्या करती है, काटती है। ठीक है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सभी छोटी सड़कें मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी। सभी छोटी जो सड़कें थी ये मुख्य सड़क से जुड़ी हुई थी। देखिए ये है आपका छोटी सड़क, है ना, ये है आपका छोटी सड़क और ये है आपका मुख्य सड़क। तो जितनी भी छोटी शहरें हैं ये सब किससे जुड़ा हुआ है? मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। मुख्य शहरों से क्या किया हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो आगे देखें, आगे देखें। कह रहा है कि सड़कें मिट्टी की बनी होती थी एवं सफाई भी सुनिश्चित व्यवस्था थी। मतलब सड़क जो थी ये मिट्टी का बना हुआ था और सफाई का विशेष ध्यान रखा गया था। और सफाई के लिए देखिए गलियां भी खुली और चौड़ी होती थी। यानी यहाँ की जो गलियां हैं ये भी खुली और चौड़ी होती थी। एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे, है ना, एक निश्चित अंतराल पर क्या खोदे जाते थे? गड्ढे खोदे जाते थे। और इन गड्ढों में जो शहर का जो कचरा होता था ये कचरा क्या करते थे? लोग वहां पर डालते थे। ठीक है, चलिए। सड़क के किनारे चबूतरे का साक्ष्य भी मिला था और इससे हम ये अनुमान लगा सकते थे कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग ना जो चबूतरे हैं यहाँ पर बैठ के कुछ दुकानदारी किया करते थे, सब्जी बेचा करते थे, है ना, या फिर ये लोग कुछ मतलब व्यापार किया करते थे, किसी चीज का दुकानदार लोग बैठते थे इसमें। चलो आगे बात कर लेते हैं जल निकासी प्रणाली का। जल निकासी प्रणाली की अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, नगर नियोजन क्या कह रहा है कि नगर नियोजन एवं प्रभावशाली व्यवस्था विशेषता जल निकासी प्रणाली थी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो हड़प्पा सभ्यता में ना जल निकासी प्रणाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम ऐसे समझते हैं, कैसे समझते हैं? देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, विशेष प्रकार का घर होता था, है ना, एक अच्छी तरीके से सारा घर प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये हड़प्पा सभ्यता का घर है, जैसे ये घर होता था, बेसिकली घर 1 और 2 मंजिल के ही हुआ करते थे। एक धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल था जहां पर 3 मंजिल के घर मिले हैं। लेकिन बेसिकली पूरे का पूरा हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो यहां पर 1 और 2 मंजिल के ही घर मिला करते थे। तो देखिए जैसे ये हो गया आपका रूम, ये क्या हो गया? रूम। अच्छा, रूम जो है ना डायरेक्ट अगर कोई, जैसे ये मेन गेट है तो मेन गेट से अगर कोई एंट्री करेगा तो डायरेक्ट आंगन में नहीं पहुंचेगा। यहां पर क्या होता था? यहां पर एक ऊंचा दीवार होता था। क्या होता था? यहां पर एक ऊंची दीवार होती थी और इस ऊंची दीवार को पार करने के बाद ही लोग आंगन में पहुंचता था। और आंगन में क्या होता था? एक कुआं होता था, है ना, रसोई घर होता था, इसके बगल में बाथरूम होता था। और ये सभी के सभी जो चीज है ना, देखो यहाँ पर ये नालियां, ये छोटी छोटी जो मतलब पाइप से जुड़ा हुआ था और ये मुख्य नाली में सारा का सारा पानी चले जाता था। तो यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली है ये मतलब ये दिखाती है कि वहां का जो शहर था बहुत ही उन्नत था। उस जमाने में आज से 4 से 5 हजार साल पहले की जो शहर था बिल्कुल आज की तरह था। जैसा कि आज हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नाली बनाते हैं पानी को बहाने के लिए, उसी प्रकार आज से 3 से 4 हजार साल पहले देखने को मिला था। ठीक है, देखिए भवनों में क्या बोल रहा है कि भवनों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। घरों में पानी, है ना, छोटी नालियों द्वारा गली की नालियों में आता था। ठीक है, वही बात जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जो यहाँ पर क्या है, स्नानागार है और ये जो मतलब कुआं है, इन सभी का जो पानी होता था ये, है ना, छोटी नालियों के माध्यम से बड़ी नाली में प्रवेश करते थे और बड़ी नाली से क्या होते थे, नदियों में या फिर तालाबों में जाके मिल जाते थे। ठीक है, देखिए गली की नाली को मुख्य सड़क से दोनों ओर बनी नालियों से जोड़ा गया था जो पत्थर के ढकी होती थी। यहाँ की जो नालियां थी ना, ऐसा नहीं था कि नाली खुला था। देखो नाली भी यहाँ का बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था। ये नाली जो है ना, ये नाली आपका ऐसे था, कैसे था? जैसे मान के चलो ये नाली है ना, ये हो गया नाली। ठीक है, अब इस नाली में जो है ना खांचे होता था। क्या होता था? खांचा। देखो ऐसे करके होता था, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके। ठीक है ना, देखो जैसे मान के चलो ये अगर नाली है, ये यहां से अगर पानी आ रहा है तो कुछ कचरा
सॉरी, हाँ, कुछ कचरा क्या होगा, ऐसे करके आएगा और आने के बाद यहाँ पर कचरा बैठ जाएगा, फिर पानी ऊपर से चले जाएगा, फिर यहाँ पर कचरा क्या होगा, बैठ जाएगा, फिर ऊपर से पानी चले जाएगा। यानी यहाँ का जो नाली का जो व्यवस्था था बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया था और ऊपर में हर एक नाली के ऊपर में क्या होता था, पत्थर से ढका हुआ होता था ताकि बदबू वगैरह बाहर ना आए। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम विशाल अन्नागार के बारे में, सॉरी स्नानागार के बारे में। किसके बारे में? स्नानागार के बारे में। सवाल पूछेगा, सवाल क्या पूछेगा कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के साक्ष्य हमें कहां से मिला है? तो ये जो स्नानागार है ना, इसका साक्ष्य हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है प्यारे बच्चों? मोहनजोदड़ो। साथ में बोलिएगा, मोहनजोदड़ो से मिला था। ठीक है, अच्छा, विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला था। देखिए मोहनजोदड़ो जो था ना, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार होता था। अब ये कैसा होता था अभी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये 29 फुट लंबा और 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा होता था। देखिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको अभी समझा करके बताते हैं। देखो जैसे मान के चलो ये है आपका स्विमिंग पूल, ये क्या है आपका? स्विमिंग पूल। ठीक है, मैं यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे ऐसे करके, ये है आपका स्विमिंग पूल। ठीक है, तो स्विमिंग पूल कैसा होता था, यानी स्नानागार कैसा होता था? ये होता था 39, है ना, 39 फीट क्या होता था? लंबा होता था, है ना, इसको लंबा बोलते हैं। और चौड़ा कितना होता था? 23 फुट। 23 फुट चौड़ा होता था, 39 फीट क्या होता था? लंबा होता था और 8 फीट गहरा होता था। 8 फीट क्या होता था? गहरा होता था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर में होते थे क्या? इसके अंदर में होते थे पके हुए ईंट, अच्छी तरीके से बिछाया जाता था। फिर इसके अंदर में चारकोल बिछाया जाता था। ठीक है, और ये जो मतलब स्विमिंग पूल था, इसमें चारकोल का भी प्रयोग होता था ताकि पानी क्या रहे? साफ रहे। और ये जो स्विमिंग पूल है, ये किसी खास कार्यक्रम में ही इसका यूज होता था। इसके साइड में क्या थे? इसके दक्षिण तरफ जो है ना, इसके दक्षिण तरफ, साउथ यानी दक्षिण तरफ क्या थे? चेंजिंग रूम थे, सॉरी सीढ़ी थे उतरने के लिए। क्या थे? सीढ़ी उतरने के लिए थे। और इसके चारों तरफ क्या थे? चेंजिंग रूम भी थे। इसके चारों तरफ क्या बने हुए थे? चेंजिंग रूम बने हुए थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? और किसी अनुष्ठान, किसी खास अनुष्ठान में ही इसका प्रयोग होता था। मतलब जो पानी होता था ना, ये बाहर से ला करके इसमें भरा जाता था। ठीक, देखिए फर्श पक्की ईंटों की बनी होती थी। ठीक है, उपयोग अनुष्ठानिक स्नान हेतु, यानी इसका जो उपयोग है किसी खास पर्व के रूप में ही किया जाता था। चारों ओर कमरे तथा बरामदे बने हुए थे। इसके चारों तरफ जो थे ना, चेंजिंग रूम बने हुए थे। ठीक, स्नानागार से जल निकासी व्यवस्था थी। स्वच्छ पानी को एक कुएं से लाया जाता था। ऐसा नहीं था कि जो पानी भर दिए वो वहीं पर गंदा होकर रह जाएगा, नहीं, इसको निकालने के लिए ना एक व्यवस्था भी था, है ना। जो गंदा पानी था इसको बाहर भी निकाला जाता था, है ना। ये इतने अच्छे तरीके का स्विमिंग पूल आपको देखने को मिला है कहां पर? मोहनजोदड़ो में। फटाफट में कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के भेजिए मोहनजोदड़ो। चलिए अगर हम बात करेंगे विशाल अन्नागार का, तो ये विशाल अन्नागार भी हमें कहां से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और क्या मिला है? देखिए अब अन्नागार, अन्नागार क्या है? देखिए अनाज रखने के घर को क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्नागार कहते हैं। मोहनजोदड़ो में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा विशाल अन्नागार मिला है। जब इसकी खुदाई हुई तो खुदाई के दौरान मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार भी मिला था, और जो क्या था, जो 45.72 मीटर क्या था? लंबा था, और 22.86 मीटर क्या था? चौड़ा था। एक बड़ा, एक विशाल क्या मिला था? अन्नागार मिला था। कहा जाता है कि हड़प्पा में बाड़े धान्य कोठार मिले हैं। हड़प्पा में क्या मिले हैं? बाड़े धान्य कोठार मिले हैं, और 6 कटारे भी बने हुए थे। यानी इसके जो आसपास है ना, इसके आसपास में रूम बने हुए थे। और कहा जाता है कि इसके आसपास में जो अन्नागार के बगल में जो रूम बने हुए थे, तो वो रूम किसके लिए बने हुए थे? तो कारीगरों के लिए बने हुए थे। किसके लिए बने हुए थे? जो मतलब इनकी देख रेख करते थे, ये इसके लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था भी थी। अन्नागार में हवा जाने की भी क्या थी? व्यवस्था थी। इसके बाद कह रहा है कि इसमें अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न भरने की व्यवस्था उच्च कोटि की थी। मतलब यहां पर अनाज भरने की जो व्यवस्था थी, ये भी क्या थी? उच्च कोटि पर थी। ठीक है, चलो
नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देखिए ईंटें मतलब हड़प्पा सभ्यता जो था ना, ये कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर भवन मिले हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का ईंटें कैसा होता था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में पाई गई, हड़प्पा सभ्यता में एक सेकेंड हड़प्पा सभ्यता में पाई गई ईंटें जो होता था, ये क्या होता था, पकाई ईंटें होता था। मतलब पकी हुई ईंट का प्रयोग लोग करते थे घर बनाने के लिए। ईंट चतुर्भुजाकार होती थी, यानी ईंट का जो आकार होता था ना, ये कैसा होता था, चतुर्भुजाकार होता था, ठीक है। समकालीन सभ्यता मिस्र सभ्यता में धूप से सुखाई गई ईंटें का प्रयोग होते थे। मतलब जो मिस्र की सभ्यता जो था, यहाँ पर जो ईंट था ये धूप से पकाया जाता था, ठीक। अब मेसोपोटामिया में सीमित मात्रा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग होते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, ये सब क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब एक दूसरे का समकालीन है। तो यहाँ पर भी पकी हुई ईंटों का प्रयोग होते थे, और अपने सिंधु घाटी सभ्यता में भी क्या होते थे, पके हुए ईंट का प्रयोग लोग करते थे घर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे निष्कर्ष ये निकलता है प्यारे बच्चों, निष्कर्ष ये निकलता है, एक सेकेंड, हाँ देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं नगर नियोजन ही थी। इसके समकालीन सभ्यताओं से काफी उन्नत और विकसित नगर सभ्यता थी। मतलब देखिए ये बात जो है ना, देखिए क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, ये प्रमुख विशेषता नगर नियोजन ही थी। मतलब इसका जो प्रमुख विशेषता था नगर नियोजन का ही था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक नियोजन के साथ यहाँ पर जो शहर है इसको बसाया गया था, ठीक है, जो कि बाकी अन्य सभ्यताओं से क्या थी, बिल्कुल भिन्न थी। इसलिए हमारी जो सभ्यताएं हैं, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये काफी ज्यादा उन्नत था, ठीक है, एक जमाने में। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। मतलब यहाँ पर राजनीतिक संगठन कैसा हुआ करता था, कैसे हड़प्पा सभ्यता चलते थे, सफाई कौन लोग करते थे, है ना, राजा महाराजा कौन लोग बनते थे, इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। देखिए साक्ष्यों के हवाले से, साक्ष्यों के अभाव में शासन व्यवस्था के बारे में स्पष्ट कह पाना मुश्किल है। मतलब जो सबूत मिला है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है, यहाँ पर इन साक्ष्यों के अभाव में, मतलब ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पर राजा और महाराजा या फिर राजा पुरोहित ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिले, ठीक है। तो इनका अभाव के कारण हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर कैसा शासन व्यवस्था था। लेकिन कहा जाता है कि ये लोग जो थे ना, ये लोग युद्ध से बिल्कुल दूर थे, ये लोग युद्ध बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते थे, ठीक। देखिए प्राप्त साक्ष्यों से केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। खुदाई में, देखिए खुदाई में ना तो कोई ऐसी इमारतें मिली है और ना ही ऐसा कोई राजभवन मिले हैं जिससे ये कहा जा सकता है, और ना ही कोई मंदिर मिले हैं जिससे ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर मतलब कोई लोग शासन किया करते थे। लेकिन एक अनुमानते ये बताया जाता है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी ना, ये किसके हाथों में थी, ये पुरोहित के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, पुरोहित के हाथों में थी, ठीक। नेक्स्ट देखिए, प्राप्त दुर्गों से प्रतीत होता है कि यहाँ की शासन व्यवस्था समृद्ध दुर्ग द्वारा होता था। मतलब जो दुर्ग में जो लोग रहते थे, दुर्ग में कौन लोग रहते थे, जो पुरोहित वर्ग के लोग थे, जो उच्च कोटि के लोग थे, ये लोग रहते थे दुर्ग में। और कहा जाता है कि यही लोग क्या करते थे, शासन किया करते थे। और जो पश्चिमी टीला, याद करो मैंने आपको पश्चिमी टीला पढ़ाया था, यहीं पर ये लोग क्या करते थे, रहते थे, ठीक है। ये एक अनुमान है, इसका कोई भी सबूत नहीं मिला है। देखिए दुर्ग में बहुसंख्यक के केंद्रीय अधिकारी रहते थे, है ना, अधिकारी रहते थे। अधिकारी श्रम, मूल्य, भार आदि एकता रखने का प्रयास करते थे। यानी वहां पर जो लोग थे, जो दुर्ग में बहुसंख्यक लोग थे, इन लोग का काम था कि किसी भी प्रकार से क्या हो, एकता बनकर के रहे, युद्ध बिल्कुल भी ना हो, ये सभी काम इन लोग का था, ठीक है। चलो आगे क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन का स्वरूप। हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्वरूप, शासन में धर्म तत्वों की प्रधानता थी। शासन में धर्म तत्वों की प्रधानता थी। देखिए कह रहा है कि जनता से कर के रूप में अनाज लिया जाता था। देखो भाई जाहिर सी बात है, अगर हमारा जैसे भारत है, तो भारत कैसे चलेगा, भारत देश कैसे चलेगा, भारत में पुल, सड़क, है ना, स्कूल कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे,
ये तब बनेंगे जब सरकार हमसे टैक्स लेगी। तो कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी क्या लेते थे, टैक्स लिया करते थे। किस लिए लिया करते थे, ताकि वहां का जो शहर है उसको और भी है ना सुनियोजित बनाया जाए। तो देखिए जनता से कर के रूप में क्या लिया जाता था, अनाज लिया जाता था। कर के रूप में, टैक्स के रूप में अनाज लिया जाता था। सिंधु सभ्यता के विस्तार परंतु एक रूपता के आधार पर हड़प्पा को उत्तरी भारत का शासन केंद्र कहा जाता था और मोहनजोदड़ो को दक्षिण भारत का शासन केंद्र कहा जाता था। देखिए कह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता था, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार में, ठीक है, जो उत्तरी भारत था, उत्तरी भारत पर किसका शासन था, तो उत्तरी भारत पर शासन हुआ करता था हड़प्पा का। किसका, हड़प्पा का। और जो दक्षिण भारत है, जो क्या है, जो दक्षिण भारत है, यहां पर शासन किसका हुआ करता था, मोहनजोदड़ो का। ठीक है, मोहनजोदड़ो को दक्षिण भारत का शासन केंद्र माना जाता था। मतलब मोहनजोदड़ो को दक्षिण भारत का शासन केंद्र माना जाता था और उत्तर भारत का शासन केंद्र जो होता था हड़प्पा को माना जाता था। इसलिए देखिए क्या कह रहा है कि इसलिए देखिएगा, इसलिए स्टुअर्ट विगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। देखिए ट्विस्ट की बात यह है कि यहां पर आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो अब की बार बहुत बार पूछ चुका है, ये पूछा है कि बताओ सिंधु घाटी सभ्यता में किसको जुड़वा राजधानी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पेपर में भर भर करके ये सवाल पूछे हैं। तो जवाब क्या होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को है ना जुड़वा राजधानी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अब इस बार पूछ सकता है कि बताओ ये कथन किसका है, ये बात किसने कहा है, तो ये बात कहा है कौन, स्टुअर्ट विगट ने। किसने कहा है, स्टुअर्ट विगट जी ने ये बात कहा है। क्या कहा है कि हड़प्पा और सिंधु जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, जुड़वा राजधानी है। ठीक, अब देखिए कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का क्या है, मानना है, कुछ विद्वानों का मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का शासन व्यापारी वर्ग के थे, क्योंकि हड़प्पा वासी युद्ध प्रिय नहीं थे। बिल्कुल सही बात कहा है कि हड़प्पा वासी अगर युद्ध करते ना तो इस तरीके से सुनियोजित शहर नहीं बना पाता वो। तो हड़प्पा वासी जो थे ना ये युद्ध से बहुत दूर थे, युद्ध नहीं चाहते थे और ना तो ये विजय चाहते थे और ना ही साम्राज्य विस्तार में इनकी रुचि थी। मतलब ये अपना साम्राज्य को विस्तार करने के बारे में नहीं सोचते थे, बस आपस में मिलजुल करके रहते थे, बहुत ही मनोरंजन किया करते थे, है ना, अच्छे खान पान किया करते थे, ट्रेड यानी बिजनेस किया करते थे, ये सभी काम इनका हुआ करता था। ठीक है, देखिए व्यापार वाणिज्य के साक्ष्य मिले हैं, यानी यहाँ पर बिजनेस करने के, व्यापार और वाणिज्य करने के साक्ष्य मिले हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लोथल। लोथल जो है ना, लोथल हो गया, चुन्होदरो हो गया, ये एक व्यापारिक केंद्र था। चलिए निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है कि शासन प्रणाली का कोई भी हो, परंतु यहाँ के शांतिपूर्ण और नियोजित जीवन शैली को देखते हुए कहा जा सकता है कि यहाँ का जो शासन है ना बहुत ही उच्च कोटि का था। मतलब यहाँ पर जो शासन था ये कैसा था, बहुत ही उच्च कोटि का था। क्या चीज देख करके, मतलब शांति देख करके। बिल्कुल यहाँ पर इतना अच्छी तरीके से शांति था कि लोग ये कह सकता है कि ये बिल्कुल शांत वाला शहर था, इसलिए तो इतना उन्नत था। ठीक है, वरना आप अभी देख ही रहे हैं, अभी इजराइल और ईरान का वार चल रहा है तो कितना सब धुआं हो रहा है, सबको तो पता ही होगा। बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही है, गैस नहीं मिल रहा है भारत में। चलो भाई आगे देखते हैं। देखिए सामाजिक जीवन, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था, यहाँ के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो देखिए समाज की इकाई परिवार थी। समाज की इकाई क्या थी, परिवार थी। ये लोग आपस में है ना परिवार के साथ मिलजुल करके रहना बहुत ही पसंद करते थे, है ना। सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था, यानी यहाँ के लोगों का जो सामाजिक जीवन है बहुत ही ज्यादा सुखी था, है ना, और सुविधापूर्ण था। ऐसा नहीं है कि ऐसे एकदम क्राइसिस था किसी चीज का, बहुत ही सुविधा की तरह, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से सुविधा था इनके पास, है ना। चाहे वो रोड हो, चाहे वो नहाने की व्यवस्था हो, चाहे मार्केटिंग हो, ट्रेड हो, सब चीज में इनका क्या था, एकदम सुविधापूर्ण था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि नारी मूर्तियों का अधिक संख्या में मिलना संकेत देता है कि परिवार में परिवार क्या था, मातृसत्तात्मक था। याद रखना, देखो हड़प्पा सभ्यता में ना बहुत सारी जो मूर्तियां हैं
ये किसकी मूर्तियां हैं? नाड़ी मूर्तियां। कौन सी मूर्तियां? नाड़ी मूर्तियां। तो इन नाड़ी मूर्तियों से ये पता लगाया जा सकता है कि वहां के जो लोग थे ना, एकदम जो बहन बेटी होती है, माँ बहन होती है, इसकी बहुत ज्यादा क्या करते थे? पूजा पाठ किया करते थे, है ना। देवी को बहुत ज्यादा पूजते थे ये लोग, ठीक है। नाड़ी मूर्तियां अधिक होने के कारण यह संकेत देता है कि परिवार क्या था? मातृ सत्तात्मक परिवार था, ठीक है। मातृ सत्तात्मक परिवार उस परिवार को कहते हैं जहां पर, है ना, मां मेन होता हो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। मातृ सत्तात्मक समाज रविर और प्राक आर्थिक सभ्यता की विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी, देखिए ये लोग जो है ना, ये लोग मांस मछली भी खाते थे। ये लोग क्या खाते थे? मांस मछली भी खाते थे। और ये लोग क्या खाते थे? शाकाहारी भी थे, मतलब साग सब्जी भी खाते थे और मांस मछली भी खाते थे। दोनों तरह के लोग हुआ करते थे, भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से संकेत देता है कि यहाँ के लोग जो वस्त्र है ना, सिले हुए वस्त्र का प्रयोग करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान यहाँ पर सुई मिला, तो सुई जब मिला तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग थे ना, कपड़े को अपने हाथ से सिल करके पहना करते थे, ठीक है। वैसे कपास का भी साक्ष्य मिला था, तो जाहिर सी बात है सूती कपड़े ये लोग क्या करते थे? पहना करते थे। चलिए, इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे। मतलब इस सभ्यता के जो लोग थे ना, आभूषण के बहुत बड़े क्या थे? शौकीन थे। आभूषण, है ना, आभूषण के क्या थे? बहुत बड़े शौकीन थे। आभूषण के बहुत बड़े शौकीन थे। विविध प्रकार के आभूषण, जैसे कि हाथ में वो जो बाला होता है, कंगन पहनना, है ना, नोर पहनना, करसूत पहनना, ये सब क्या है ना, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद इसको बुलाया था। यहाँ पे पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, कहीं पर जाते थे मेहमानी, है ना, कहीं पे मेहमान जाते थे, क्या करते थे? यहाँ पे पहना करते थे हाथ में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भुजबंद, है ना। कड़ा, हाथ में जो कड़ा आज भी लड़के लोग पहनते हैं, लड़कियां भी पहनती है। कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि ये सब पहना करते थे शौक में। और ऐसा नहीं था कि केवल महिलाएं ही पहना करते थे, ना बाबा ना, पुरुष भी पहना करते थे। पुरुष प्लस महिला, ये दोनों के दोनों क्या पहना करते थे? आभूषण पहना करते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे। देखिए, अब यहां पर सामाजिक जीवन और भी अच्छी तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे आपको। देखिए, कह रहा है श्रृंगार प्रधान के भी हड़प्पावासी शौकीन थे। मतलब श्रृंगार करने में भी बहुत क्या थे? शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नाड़ियां क्या पहनती थी? काजल, पाउडर आदि से परिचित थी। बताओ, अपडेटेड वर्जन, अभी आप लोग आईलाइनर ये सब चीज लगाते हो ना, तो पहले के जमाने के लोग, है ना, ये सब पहना करती थी। कौन? हड़प्पा वासी क्या पहना करते थे? काजल पहना करते थे, पाउडर का इस्तेमाल करते थे, यहां तक कि शीशे, है ना, शीशे, कंघे, उसके बाद और क्या? तांबे के दर्पण, याद रखिएगा, तांबे के दर्पण का प्रयोग होता था। और चुन्हुद्रो से तो लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? लिपस्टिक के प्रमाण आपको चुन्हुद्रो से मिले हैं। जागो ग्राहक जागो, है ना, तुम लोग अभी कहां पे हो? बहुत पीछे हो। उस जमाने के लोग लिपस्टिक का प्रयोग करते थे और आज भी आप लिपस्टिक का प्रयोग करते हैं। कुछ तो अपडेट करो, ठीक है। आगे देखो, इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों, यानी इनके जो आभूषण होते थे ये बहुमूल्य पत्थरों जैसे हाथी दांत, है ना, हड्डी एवं शंख आदि के बने होते थे, ठीक है। चलो, मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। और फर्श पर बैठने के लिए, देखिए कर्स हो गया, यहाँ पर फर्श हो जाएगा, याद रखना क्या हो जाएगा? फर्श पर बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ पलंग और चारपाई का भी प्रयोग करते थे। कौन लोग? सिंधु घाटी के लोग। संदप निवासी, है ना, संदप निवासी जो थे ये बहुत ही अच्छी तरीके से, देखिए, पासा इस काल का प्रमुख बैल था। यानी सिंधु घाटी संदप निवासी जो थे, है ना, इसके काल में किस प्रकार का बैल था? तो पासा, है ना, इस काल का प्रमुख क्या था? बैल था। आगे देखिए, सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं जो बहुत ही, है ना, कौतूहल जनक और बैल रूपी खिलौने सिर हिलाता हुआ यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, यहां से प्राप्त नर्तकी की कांसे की मूर्ति भी मिली है, यानी मोहनजोदड़ो से ये चीज मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में ये सभी चीजें पढ़ा दी।